उसकी बहन के साथ कुछ भयानक हुआ। रात का समय था और सिमा अपने कमरे में बैठी थी। अचानक उसकी बहन मीना की चीख सुनाई दी। सिमा तुरंत उठकर मीना के कमरे की तरफ दौड़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक अजीब सा दृश्य था। मीना बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह से खाली और सुनसान लग रही थी। उसका चेहरा भय से स्याह हो गया था, जैसे उसने कोई डरावनी बात देखी हो। सिमा ने घबराते हुए पूछा। मीना की आवाज जैसे कहीं दूर से आई, उसे उसे जाने दो, वह बहुत खतरनाक है। सिमा समझ नहीं पाई और उसने अपनी बहन को सहारा देते हुए पूछा, कौन है? क्या तुम ठीक हो? फिर अचानक मीना ने चिल्लाते हुए कहा, वह मेरे पास आ रहा है, वह देख सकता है मुझे। सिमा ने डर के मारे अपना मोबाइल निकाला और अपनी मां को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन की स्क्रीन पर अचानक एक अजीब से संदेश आया, वो तुम्हारे सामने खड़ा है। सिमा डर से कांपने लगी, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, मीना का चेहरा अचानक बिल्कुल बदल गया था। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थी और उसकी मुस्कान असामान्य रूप से चौड़ी हो गई थी। वो आ चुका है, मीना ने एक डरावनी हंसी में कहा। सिमा चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने अंधेरा फैल गया। वह अब कभी अपनी बहन को नहीं देख पाई और रात के बाद से मीना का कोई भी पता नहीं चला। कई सालों बाद एक औरत ने उसी जगह पर अपनी बहन की खोज शुरू की, लेकिन एक अजीब आवाज सुनाई दी, वह मेरे पास आ रही है। यह कहानी सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि उस भय की परछाई है जो कभी कभी हमारे आसपास छिपा रहता है। सालों बाद सिमा की भतीजी अंजलि उसी घर में रहने के लिए आई। अंजलि को कभी अपनी बुआ मीना के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया था, बस इतना कहा गया था कि वह अचानक गायब हो गई थी। लेकिन उस घर में कदम रखते ही अंजलि को अजीब एहसास होने लगा। पहली रात को अंजलि को नींद नहीं आई। हर कोने से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई उसके कानों में धीरे धीरे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। वह उठी और घर के चारों ओर घूमने लगी। जैसे ही वह मीना के पुराने कमरे के पास पहुंची, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कमरे के अंदर का माहौल बेहद ठंडा और डरावना था। दीवारों पर अजीब अजीब निशान थे जो किसी भाषा में लिखे हुए प्रतीत होते थे। अंजलि ने पास पड़ी एक पुरानी डायरी देखी। वह जानती थी कि यह मीना की डायरी थी। उसने डायरी खोली तो पहले पन्ने पर ही बड़े अक्षरों में लिखा था, जो भी इसे पढ़ेगा वह उसे देखेगा। अंजलि का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने पन्ने पलटना जारी रखा। डायरी में मीना ने लिखा था कि उसे रातों में अजीब सपने आते थे। सपनों में एक लंबा काला साया उसे देखता रहता था। वह कहता था, तुम मेरी हो। मीना ने लिखा था कि वह साया अब सपनों से निकलकर असलियत में आने लगा था। जैसे ही अंजलि आखिरी पन्ना पढ़ने लगी, कमरे की सारी लाइटें झपकने लगीं। खिड़की के शीशे टूटने की आवाज आई और अंधेरे में वही लंबा काला साया दिखाई दिया जिसकी डायरी में चर्चा थी। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थीं। तुम भी उसी रास्ते पर हो जिस पर तुम्हारी बुआ थी, साये ने गहरी और भयावह आवाज में कहा। अंजलि ने डर के मारे डायरी फेंक दी और कमरे से भागने लगी, लेकिन साये ने दरवाजा बंद कर दिया। वह बुरी तरह फंस चुकी थी। तभी साये ने उसके कान में फुसफुसाते हुए, यह तुम्हारी शुरुआत है, अब तुम मेरी हो। अंजलि की चीख से पूरा घर गूंज उठा। अगली सुबह अंजलि कमरे में नहीं थी, बस वही डायरी उसके बिस्तर पर खुली पड़ी थी। कहते हैं उस घर में रहने वाला कोई भी इंसान कभी वापस नहीं लौटता, और मीना की डायरी आज भी उन घटनाओं का गवाह है जो किसी की हिम्मत से। अंजलि के गायब होने के बाद सिमा को एक अजीब सा सपना आने लगा। सपने में मीना और अंजलि दोनों उसे एक जंगल में दिखती थी, लेकिन उनके चेहरे अजीब तरीके से धुंधले थे। वह दोनों मदद के लिए चिल्लाती, लेकिन जैसे ही सिमा उनके पास जाती, वे हवा में गायब हो जाती। ये सपने लगातार आने लगे और सिमा को महसूस हुआ कि यह महज एक सपना नहीं है। वह जानती थी कि अब उसे उस घर में वापस जाना पड़ेगा जहां उसकी बहन और भतीजी लापता हो गई थी। सिमा ने हिम्मत जुटाई और एक तांत्रिक बाबा की मदद ली। बाबा ने उसे बताया, यह सिर्फ एक आत्मा का मामला नहीं है। तुम्हारी बहन और भतीजी एक ऐसी शक्ति से घिर चुकी है जो लोगों की आत्माओं को अपने जाल में फंसाती है। यह घर अब सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि एक दरवाजा है दूसरी दुनिया के लिए। बाबा ने सिमा को एक धागा दिया और कहा, यह तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन याद रखना, अगर तुमने डर दिखाया तो तुम्हारा अंत भी वही होगा जो मीना और अंजलि का हुआ। अगली रात सिमा उस घर में पहुंची।
घर का माहौल अब और भी डरावना लग रहा था। दीवारों पर खून जैसे निशान थे और चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। जैसे ही उसने मीना के कमरे का दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। कमरे के बीचों बीच वही डायरी पड़ी हुई थी। सीमा ने डरते डरते डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो समझो वह तुम्हारे पीछे खड़ा है। सीमा ने अचानक महसूस किया कि उसकी गर्दन के पीछे कोई सांस ले रहा है। उसने धीमे से पीछे मुड़कर देखा। वही काला साया जिसकी मीना ने डायरी में बात की थी, अब उसकी आंखों के सामने था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। तुमने आकर गलती कर दी, साये ने गहरी आवाज में कहा। अब तुम्हारी आत्मा भी मेरी होगी। सीमा ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर बाबा का दिया हुआ धागा उस साये की ओर फेंका। जैसे ही धागा साये से टकराया, एक जोरदार चीख गूंज उठी। साया अचानक गायब हो गया और कमरे की दीवारों पर लगी सभी अजीब निशान भी मिट गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही सीमा ने राहत की सांस ली और दरवाजे की ओर बढ़ी, उसने मीना और अंजलि की आवाज सुनी। वे मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन उनकी आवाज कमरे की दीवारों के अंदर से आ रही थी। सीमा ने दीवारों को छूते हुए पुकारा, मीना, अंजलि, मैं तुम्हें बचाऊंगी। तभी दीवारों पर दो जोड़ी लाल आंखें उभर आई और आवाज आई, अगर उन्हें बचाना चाहती हो तो अंदर आओ, लेकिन याद रखना बाहर जाने का रास्ता शायद कभी न मिले। सीमा ने एक पल के लिए सोचा, क्या वह अपनी बहन और भतीजी को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाएगी? उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं आ रही हूं। जैसे ही उसने दीवार को छुआ, वह धुंध में बदल गई और सीमा अंदर खिंच गई। वह अब उस घर में नहीं थी, बल्कि एक अंधेरे और डरावने दायरे में फंस चुकी थी। आगे क्या हुआ? सीमा अपनी बहन और भतीजी को बचा पाई, अब अभी उसी जाल में फंस गई? इसका जवाब शायद अगले हिस्से में मिलेगा। सीमा को ऐसा लगा जैसे उसने किसी गहरी खाई में छलांग लगा दी हो। चारों ओर अंधेरा था और कानों में मीना और अंजलि की आवाजें गूंज रही थीं। आवाजें बहुत करीब लग रही थी, लेकिन उनके चेहरे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तभी एक जानी पहचानी आवाज ने उसे पुकारा, सीमा, हमें बचाओ। उन्हें चारों तरफ देखा। वह एक अजीब सी जगह पर खड़ी थी। जमीन पर धुंध फैली हुई थी और दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी पीछे से एक परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। वह वही काला साया था। तुमने मुझे रोकने की कोशिश की, साये ने गहरी आवाज में कहा, लेकिन तुम भूल गई कि मैं इस दुनिया का मालिक हूं। अब तुम भी मेरी हो। सीमा ने डर पर काबू पाते हुए कहा, मैं अपनी बहन और भतीजी को लेने आई हूं, उन्हें वापस दे दो। साये ने हंसते हुए कहा, अगर उन्हें चाहती हो तो अपना स्थान यहां छोड़ दो। तुम्हारी आत्मा के बदले मैं उन्हें छोड़ सकता हूं। सीमा यह सुनकर ठिठक गई। उसने दीवार पर उभरी लाल आंखों की ओर देखा, जो अब मीना और अंजलि की परछाई जैसा रूप ले रही थी। दोनों रो रही थी। सीमा के पास बहुत कम समय था। उसने बाबा द्वारा दिए गए धागे को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। साये ने गुस्से से गुर्राते हुए कहा, यहां कोई प्रार्थना काम नहीं करेगी, यह मेरी दुनिया है। लेकिन सीमा ने अपनी प्रार्थना जारी रखी। तभी उस धागे से रोशनी निकलने लगी, जिसने उस अंधेरे को चीर दिया। मीना और अंजलि की परछाइयां अचानक असली रूप लेने लगीं। वे दर्द से चीख रही थी, जैसे किसी अदृश्य जाल से निकलने की कोशिश कर रही हो। साये ने गुस्से में कहा, नहीं, मैं इन्हें तुम्हें नहीं दूंगा। और उसने सीमा पर हमला कर दिया। लेकिन जैसे ही साया सीमा के पास पहुंचा, धागे की रोशनी ने उसे पीछे धकेल दिया। वह दर्द से चिल्लाते हुए गायब हो गया। अचानक सीमा के सामने मीना और अंजलि जमीन पर बेहोश पड़ी हुई मिली। वह दोनों को उठाकर भागने लगी, लेकिन पीछे से साये की आवाज आई, तुमने मुझे नहीं हराया, मैं अब भी तुम्हारे आसपास हूं। सीमा ने बहनों को बाहर की ओर खींचा। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, घर अचानक हिलने लगा। दीवारों से खून जैसा कुछ बहने लगा और हर कोने से डरावनी चीखें गूंजने लगीं। लेकिन सीमा ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वह घर से बाहर निकलने में कामयाब रही। बाहर पहुंचते ही घर अचानक जलने लगा और अंधेरे में समा गया। मीना और अंजलि होश में आ गई। वे सीमा के गले लगकर रोने लगीं, लेकिन उनकी आंखों में अब भी डर था। मीना ने धीमी आवाज में कहा, सीमा, वह खत्म नहीं हुआ, उसने कहा था कि वह वापस आएगा। सीमा ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, जब तक हम साथ हैं हम उसका सामना करेंगे। लेकिन सीमा के मन में भी एक सवाल था,
क्या वह वास्तव में खत्म हुआ था या यह बस एक शुरुआत थी?